नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। अर्थात ग्लोब के माध्यम से हम संपूर्ण पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती है। एक अक्षांश रेखाएं, जिन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। दूसरी देशांतर रेखाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती हैं। इन्हें माना गया है अक्षांश रेखाएं। अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लैटिट्यूड लाइन के बारे में। पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश होता है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है, जैसा कि आप नीचे ग्लोब में देख सकते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस भूमध्य रेखा की उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90-90 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से अधिक अक्षांश नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। हमारे जो 2 ध्रुव होते हैं, उन पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, समान अंतर पर होती है, और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब ग्लोब में देखिए, जो भूमध्य रेखा है उससे 23.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है वह कर्क रेखा होती है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण में जो मकर रेखा होती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है वह मकर रेखा होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण की ओर मकर रेखा। 21 जून को सूर्य है जो कर्क रेखा के एकदम लंबवत, एकदम ऊपर होता है। इसी कारण इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम लंबवत, एकदम ऊपर होता है मकर रेखा के। तो इसी कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 + 89 + 1 179 होगी। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को रेखा माना जाए तो कुल रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 अर्थात 181 होगी। इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया है। अब देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली या ध्रुवों को मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है बीच की, वो घटती जाती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी
भूमध्य रेखा पर होती है जो 111.3 किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इनकी गणना करना कठिन होता है। इसलिए ग्रीनविच वेधशाला से निकलने वाली देशांतर रेखा को आधार माना गया है, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा गया है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्यमाहन रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में प्रतिच्छेद करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी अर्थात अटलांटिक महाद्वीप में प्रतिच्छेद करती है। देशांतर रेखा मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम स्थित अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। देशांतर रेखा पर निम्न देश स्थित है: फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा का उपयोग है वह समय निर्धारण के लिए किया जाता है, समय निर्धारण में किया जाता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है या कहते हैं। ग्लोब, जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम ग्रीनविच टाइम कहलाता है। इसको आधार मानकर सभी जगहों का समय निर्धारित किया जाता गया है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका जो मानक समय है वही आधार मानकर सभी जगहों का समय निर्धारित किया गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए ग्रीनविच रेखा से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में घूमेगी कितने डिग्री? 24 का भाग 360 में देने पर 15 डिग्री आता है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। अब 15 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो 15 का भाग 60 में देने पर 4 मिनट आते हैं। तो 1 डिग्री घूमने पर पृथ्वी को 4 मिनट लगेगा 1 डिग्री घूमने में। तो पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि ग्रीनविच समय 12 बज रहे हैं दिन के, तो भारत में कितने बजे होंगे? तो 82.5 डिग्री पर स्थित है भारत। तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करने पर 330 आते हैं। तो 330 में 60 अर्थात 60 मिनट में 60 का भाग देने पर 5.5 आते हैं। तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाएगा। तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो समय निकालने के लिए समय घंटे में आएगा, तो उसको निकालने के लिए डिग्री को गुणा करना पड़ता है 4 से और उसमें 60 का भाग लगाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है, जैसा कि आप ग्लोब में देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य पड़ता है, बेरिंग स्ट्रीट पड़ती है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत सीधी गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: मैक्सिको से, भारत से, बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से आदि देशों से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्न देशों से गुजरती है: कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया आदि देशों से गुजरती है। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से मकर रेखा गुजरती है। अब मैक्सिको ऐसा देश है जिससे केवल कर्क रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा नहीं गुजरती है मैक्सिको से। तो कौन सा देश ऐसा है जिससे केवल कर्क रेखा गुजरती है? मैक्सिको। ब्राज़ील ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ब्राज़ील देश ऐसा है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, परंतु कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।